हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर। तो इस किताब में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम एक ही सेशन में समाप्त कर देंगे। और इस पाठ में क्लास 8 का जो साइंस है इसमें टोटल 18 अध्याय हैं, ठीक है। तो आज हम इस सभी 18 अध्याय को आज हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत समय लगता है और ऐसे कंटेंट जुटाने में बहुत मुझे अपना समय देना पड़ा है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो सजातीय आवेश जो होता है वह एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करता है, ठीक है। क्या करता है? विकर्षित करता है। तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा विकर्षित। क्वेश्चन नंबर 2 है, ख यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर ख, नेक्स्ट चलते हैं ख की तरफ। विजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, त्वरित चालक त्वरित से भवन की डैश करते हैं। तो त्वरित चालक त्वरित से भवन को रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है यह रिएक्टर स्केल से किया जाता है, ठीक है। जब भूकंप आती है तो उसकी तीव्रता का मापन जो है ना रिएक्टर से किया जाता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल से, ठीक है। तो इस पाठ में जो क्वेश्चंस दिया हुआ था वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये सब पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन नेक्स्ट चैप्टर है। चलते हैं चैप्टर की तरफ। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आ गया आपका सामने। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चुनिए, ठीक है। सही विकल्प का चुनाव करना है। धान की फसल डैश है। तो धान की फसल जो होता है ना, ऑप्शन में दिया हुआ रबी, खरीफ, जायद, क एवं ख दोनों। तो धान की जो फसल होती है खरीफ फसल होता है। क्या कैसा फसल होता है धान की फसल? खरीफ फसल होता है, ठीक है। चना, तो चना कैसी फसल है? देखो, चना कैसी फसल है? चना भी क्या है? खरीफ फसल है। क्या है? नहीं, चना खरीफ नहीं होगा। चना जो है यह चना जो है यह रबी फसल है, ठीक है। क्या है? रबी फसल का चना है। चना रबी फसल है, धान खरीफ फसल है, ठीक है। उर्वरक, देखो उर्वरक जो है, उर्वरक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। उर्वरक क्या है? इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। उर्वरक जो है यह एक तरह से अकार्बनिक लवण है। क्या है? अकार्बनिक लवण, ठीक है। नेक्स्ट है, खरपतवार हटाने को डैश कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई में, गोदामों में, एफसीआई गोदामों में, उपयुक्त सभी में। तो अनाज का भंडारण जो है यह उपयुक्त सभी में किया जाता है। जूट के बोरों में भी करते हैं अनाज का भंडारण, धातु के पत्रों में भी करते हैं, ठीक है। जो टीन का जो बना हुआ रहता है ड्रम की तरह, उसमें भी, कोठी में भी, जो मिट्टी का कोठी पहले चलता था उसमें भी, और एफसीआई गोदाम में। इस तरह से सभी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी, ठीक है। अब यहाँ पर है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरने वाला है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ क्या हो जाएगा? जुताई। क्या हो जाएगा? जुताई हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाद डैश पदार्थ का मिश्रण है। तो खाद जो है यह कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है, ठीक है। तो नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं। खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो धान एवं गन्ना में ना अधिक सिंचाई की ज़रूरत होता है, ठीक है, अधिक सिंचाई की ज़रूरत होता है धान एवं गन्ना में, आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि केचुओं को किसानों का डांस कहा जाता है। तो केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। और 5वां क्वेश्चन कि फलदार पौधों की पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश है। तो फलीदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका जो है ड्रिप तरीका, ठीक है, ड्रिप विधि से है, ठीक है, ड्रिप विधि से। अब यहाँ पर मिलान करने वाला है कॉलम ए को मिलान करना है कॉलम बी से, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। चलिए यहाँ पर है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में आपका धान और मक्का है, ठीक है, धान और मक्का क्या है? खरीफ फसल है। और रबी फसल, तो रबी फसल में गेहूँ हो जाता है, चना हो जाता है, मटर, ये क्या है? तीनों रबी फसल है, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि खरीफ फसल कौन कौन है। तो खरीफ फसल जो है ना, ये धान है, मक्का है, ठीक है, धान और मक्का खरीफ फसल है। रबी फसल में आ जाता है आपका गेहूँ है, चना है, मटर है, ठीक है, गेहूँ, चना और मटर। रासायनिक उर्वरक में क्या है? यूरिया एवं सुपर फास्फेट रासायनिक उर्वरक होता है। कार्बनिक खाद जैसे गोबर हुआ, माल मूत्र की गोबर होता है, पादप अवशेष, पेड़ पौधे के पत्तियों, ये सब क्या है? कार्बनिक खाद होता है, ठीक है। और 5वां है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर से क्या करते हैं? कटाई का। एक हार्वेस्टर क्या है? कटाई यंत्र है। क्या है? कटाई यंत्र है, ठीक है, हार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन 4 ये जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पाठ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है वो सभी को हम पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने खुलकर आ गया, देखिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। चलिए इस पाठ में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सभी क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। चलिए आ गया आपके सामने। पहला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश भी कहलाते हैं। देखिए संश्लेषित रेशा जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कृत्रिम या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशा को कृत्रिम अथवा अथवा मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, ठीक है। किसको? संश्लेषित रेशा को, ठीक है। नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ आपके सामने, सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसा गंध आती है। तो सूती वस्त्र जलने पर जो है यह कागज फली जैसा गंध आता है। कैसा गंध आता है? कागज की तरह, कागज की फली जैसा गंध आता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका नीचे आंसर दिया हो, कागज का फली जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आपके सामने, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर क्या कहता है कि सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फटने पर, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से क्या है? आसानी से फटने पर क्या है? इसका क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सूती, ठीक है। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र से आसानी से फटने, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संश्लेषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संश्लेषित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चौथा है, डैश रेशा सेलुलोज की रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो संश्लेषित रेखा जो है ना, संश्लेषित रेशा या सेलुलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ आइए मिलान करने वाला है, ठीक है। कॉलम ए का मिलान कॉलम ख से करना है, कॉलम क का कॉलम ख से करना। चलिए मिलाइए। रेशम क्या है? यह प्राकृतिक रेशा है। पैरासूट ये क्या है? पेनालाइन है, ठीक है। कृत्रिम रेशा ये रियाउन है, कृत्रिम रेशा रियाउन होता है। टेरिलॉन जो होता है संश्लेषित रेशा होता है। टेरिलीन क्या होता है? संश्लेषित रेशा होता है, ठीक है।
तो इस पाठ में जो दिया हुआ था प्रश्न, सही प्रश्न को पढ़ लिए, ये इतना ही प्रश्न दिया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ गया खोल करके, बल से जोर आजमाइश। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो प्रश्न दिया हुआ है सही प्रश्न को पढ़ते हैं। ये तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये किताब है इसलिए सभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसी को पढ़ेंगे। चलिए आ गया, मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करना है, मिलान कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है सेब का पेड़ से जो गिरता है ना फल, उसको क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे गिरता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाए सेब का पेड़ से गिरना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिरता है। विद्युत बल आकर्षित होना, तो क्या है इसका हो जाएगा कागज के टुकड़े का। ठीक है, कागज के टुकड़े का। घर्षण बल ये उष्मा उत्पन्न करता है। जब कोई दो चीज़ आपस में रगड़ते हैं तो उसको क्या उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो घर्षण बल उष्मा होता है। चुंबकीय बल आकर्षण करना, तो क्या चुंबकीय बल जो है ना लोहे की कील को आकर्षित करता है। ठीक है, और पेशीय बल जो होता है ना घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना, ये पेशीय बल का उदाहरण है, घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना। तो इसमें अब यह क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि बल की इकाई का नाम न्यूटन है जिसे एन से प्रकट करते हैं। बल की ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है जिसे एन से प्रकट करते हैं। अतः बल का मात्रक जो होता है, बल का ऐसा मात्रक जो होता है ना, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड न्यूटन होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बल की इकाई का नाम यूनिट है, न्यूटन है। बल की इकाई का नाम क्या है, न्यूटन है, जिसे हम किस प्रकट करते हैं, एन से। अर्थात बल का ऐसे मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड न्यूटन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कहीं कहीं आज भी जाता है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये किसका ऐसा मात्रक होता है, तो आप सीधा लगाएंगे बल का ऐसा मात्रक। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ था क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है कि पेड़ से नीचे गिरते समय सेब पर कौन सा बल कार्य करता है। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि पेड़ से सेब का अलग होना यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस पाठ में जो क्वेश्चन दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आपका है घर्षण के कारण। चलिए पढ़ते हैं घर्षण के कारण क्या होता है। तो इस पाठ में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं घर्षण के कारण क्या है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है घर्षण के कारण। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइपों को क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए यहाँ आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि ये किताब है और सारा हम किताब का ही क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। घर्षण वह बल है जो गति डैश का करता है। देखिए घर्षण वह बल है जो गति जो है ना, गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो पहला अ का जो है ना यह क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोध। घर्षण क्या करता है, गति का विरोध करता है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर ब की तरफ। क्वेश्चन नंबर ब है आपके सामने कि चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है। तो चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह जो है ना, ये अधिक बल कथी करता है, घर्षण करता है, अधिक घर्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, अधिक घर्षण उत्पन्न करता है। कौन, सूखी ये जो है इसका आंसर हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह जो है ना अधिक घर्षण उत्पन्न करता है। चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 100 नंबर दिया हुआ है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग करने से ना घर्षण जो है ना, घर्षण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। घर्षण क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पाउडर चिकनापन होता है तो घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप याद रखिएगा। कैरम बोर्ड पर देखते होंगे कि जब घर्षण अधिक हो जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग करने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसका नीचे आंसर दिया हुआ है कम, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है
कि तरल घर्षण, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि तरल घर्षण को डैश कहते हैं, तो तरल घर्षण को हम क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। तरल घर्षण को भी क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। क्या करते हैं, कर्षण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है हवाई जहाज। हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। तो हवाई जहाज का जो आकृति है ना, ये मछली नुमा होता है, मछली के आकार की तरह होता है, जिसके कारण हवा जो है ना, हवा का घर्षण कम हो जाए। आप देखते हो हवाई जहाज किस तरह होता है, वो मछली नुमा यानी मछली का आकार का रहता है, जिससे क्या होता है कि हवा का विरोध नहीं करता है, यानी हवा को क्या करता है, हवा के घर्षण को कम कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। अब यहाँ पर शत शत को यहाँ पर टिक लगाना है, शत शत वाला। देखिए पुनः क्वेश्चन है कि जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। तो यह असत्य बात है। जब किसी गेंद को किक करते हैं तो वो सदा के लिए नहीं लुढ़कती है, जब तक वो तब तक लुढ़कती रहती है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य करते रहता है, ठीक है। तो यह असत्य हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गया, ये अर्थ अब वह है कि घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सही बात है, घर्षण के कारण क्या है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और स है यहाँ पर कि वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। तो वस्तु के भार पर घर्षण के मान जो है ना निर्भर करता है, सत्य बात है। और यहाँ पर द है कि स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। हाँ सही बात है कि जब जहाँ घर्षण अधिक रहता है, जैसे देखते हैं कि ना साइकिल होगा तो उसमें घर्षण अधिक होने के कारण उसमें क्या होता है, तेल या ग्रीस डालते हैं, ठीक है, बॉल बेयरिंग में, तो उससे क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, ठीक है, और हमारा साइकिल अच्छी से चलने लगता है। तो स्नेहक के प्रयोग करने से घर्षण का मान क्या होता है, घट जाता है। तो यह सत्य बात है, ठीक है, सत्य बात है। तो इस पाठ में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था सही ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपके यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म जीवों का संसार, चलिए पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सही विकल्प के सही का निशान लगाइए, ठीक है, सही विकल्प का सही से निशान लगाना है। सूक्ष्म जीव को जो परपापी डैश गुणन करता है, तो सूक्ष्म जीव जो है यह परपापी डैश गुणन करता है, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका नीचे दिया हुआ है आंसर प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला, सूक्ष्म जीव परपापी गुणन करता है, क्या हो जाएगा, जीवाणु, कवक, भाग जाना, नीपा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, क का 4 होगा। क का क्या होगा, 4 होगा, देख सकते हो, क का क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो परपापी गुणन करता है उसको कहते हैं नीपा कहते हैं, ठीक है, नीपा। चलते हैं नेक्स्ट। दूध को दही में बदलना वाला जीव कौन सा है। देखो दूध को दही में बदलने वाला जो जीव है, यह कौन सा जीव है, दूध को दही में बदलने वाला। आप देख सकते हैं नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, नीचे आंसर दिया हुआ है। ख का 4 हो जाएगा, ख का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर दूध को दही में बदलने वाला रामजीव कौन सा है, तो ये है लेन गमला। क्या है, लेन गमला, ठीक है। अब यहाँ पर ग है कि मलेरिया रोग का कारण क्या है, तो मलेरिया रोग जो है ना प्रोटोजुआ के कारण होता है, आप याद रखिएगा, प्रोटोजुआ के कारण होता है। और चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रकार डैश है, तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रकार ये किनेमन से होता है। क्या होता है, किनेमन होता है। और अंगन में क्वेश्चन कि पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है, तो पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण जो है यह ईस्ट के कारण होता है। किसके कारण, ईस्ट के कारण होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरने वाला है। विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है।
तो विशेष यंत्र डैश को उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, तो आप जानते हैं ना, इसको कहते हैं विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवा को देखने के लिए किया जाता है। तो यह होगा आपका मृद मदगी। किसका उपयोग करते हैं? मृद मदगी का, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मृद मदगी कहते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ख की तरफ कि दलहनी पौधों की जड़ में डैश जीवाणु रहता है। तो दलहनी पौधों के जड़ में जो है ना, यह राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। कैसा जीवाणु होता है? राइजोबियम नामक, ठीक है। और यहाँ पर है ग कि पोलियो डैश के कारण होता है। तो पोलियो जो है ना वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है पोलियो। और मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक जो है यह एनोफ्लीज मच्छर है। यहाँ होगा एनोफ्लीज मच्छर। और सिरका का उत्पादन डैश नामक मृत परजीवी की सहायता से किया जाता है। तो ईस्ट नामक, ठीक है। सिरका का उत्पादन ना ईस्ट नामक मृत परजीवी की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा ईस्ट भरा जाएगा, ठीक है। अगर निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। मृत जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, तो क्या हो जाए? नहीं, क्या है? नहीं होगा, वो जल में ही पाया जाता है। सूक्ष्म जीवा को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं, उसका देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। सही बात है, डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, ठीक है। एडिस नामक होता है मच्छर, ठीक है। डेंगू मादा जो होता है वह एडिस मच्छर के काटने से होता है। एडिस मादा मच्छर जो ये मच्छर होता है, ठीक है। मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। सही बात है, मलेरिया एनोफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी का वाहक है, ठीक है। ईस्ट एक सवाल है। नहीं, ईस्ट सवाल नहीं होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। सही बात है, चेचक के टीके की खोज जो है ना एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। यहाँ पर सतवां है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। नहीं, बढ़ती है। तो राइफाइड विषाणु से होने वाले रोग है। नहीं, तो राइफाइड नहीं होगा, टाइफाइड यहाँ होना चाहिए। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। नहीं, ठीक है, यह जीवाणु से होने वाला रोग है। मिलान कीजिए, मिलान करने वाला है, ये मिलान करना है। राइजोबियम क्या है? यह नाइट्रोजन होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या है? दही का जमुना है, ठीक है। किण्वन क्या है? किण्वन सिरका। एथेलिक्स यह जंतु रोग है। एथेक्स क्या है? जंतु रोग है, ठीक है। तो इस पाठ में जो क्वेश्चंस दिया हुआ था सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 8वां है दाब और बल का आपसी संबंध। चलिए पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। ये सब हमारा ये आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर 2 आ गया, देखिए। तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। पृथ्वी द्वारा सही वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। हवाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। तरल द्वारा ऊपरमुखी बल है उत्प्लवकता बल है, ठीक है। वह बल जो वस्तुओं को जल में तैरती हुई रखती है उसको कहते हैं उत्प्लावन बल। इकाई क्षेत्र पर लगने वाले वायुदाब को भार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खाली स्थान को भरिए। ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो ठोस को जो है ना नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? नीचे दिशा की तरफ, नीचे इसका आंसर हो जाएगा, नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है। तो वायु द्वारा आरोपित दाब का मान जो होता है यह सभी दिशा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दाब द्वारा आरोपित दाब तो हो गया ही, चलिए पढ़ लिए। अच्छा, वो वायु द्वारा था, ये दाब द्वारा है। तो दाब द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होती है। तो ये भी सही दिशा में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी।
अब यहाँ पर दाब की इकाई क्या है, तो दाब का इकाई क्या है, दाब का ऐसे मतलब पास्कल होता है, आप याद रखिएगा। और जल की गहराई में दाब डैश मान होता है, तो जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। अब चलते हैं, मिलाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए मिलाते हैं। मिलाने वाला कि यहाँ सही गलत का उत्तर चुनना है। ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, सही बात है। द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, सही बात है। ये भी क्या होगा, सही होगा। वायु में भार होता है, सही है, वायु में भार होता है। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, सही बात है। तो इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था सभी क्वेश्चन को पढ़ लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आपका ईंधन हमारी ज़रूरत। चलिए पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला रिक्त स्थानों को भरना है। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, कोयला पेट्रोलियम ये दोनों जो है ना जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाला ईंधन के स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये दोनों जो है समाप्त न होने वाला ईंधन का स्रोत है। और ग है कोलतार डैश का उत्पाद है। तो कोलतार जो है, यह कोलतार जो होता है कोयले का उत्पाद है, कोयले भरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और घ नंबर है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के पृथक का प्रक्रम जो है यह परिष्करण कहलाता है, ठीक है, परिष्करण कहलाता है। और वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, तो सीएनजी है, ठीक है, सीएनजी से प्रदूषण कम होता है। यह निम्नलिखित कथन को सत्य असत लिखना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, नहीं, यह सत्य बात है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, हाँ ये सत्य बात है कि कोक जो है यह कार्बन का ही रूप होता है कोक, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य होगा। को कार्बन का रूप होता है, सत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ग है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, असत्य बात है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी जो है ना कम प्रदूषक होता है, ये असत्य हो जाएगा। बरौनी में तेल का कुआं है, सत्य बात, सही बात। बरौनी में तेल का कुआं नहीं, बरौनी में तेल का रिफाइनिंग है, ठीक है, यह सत्य बात हो गया। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो कोलतार जो है यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। और यहाँ पर कोयला किस प्रकार बनता है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के निम्नलिखित स्तरीय जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के उथल पुथल से वे जमीन के अंदर चले गए। लगातार इस पर से समुद्र बढ़ते गए, जैसे जैसे वे गहराई में पहुँचते गए उन पर दाब और ताप बढ़ते गए। ताप और दाब के बढ़ने के कारण वृक्ष पीट में बदल जाते हैं और बाद में लिग्नाइट और अंत में कोयले में बदल जाते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। तो इस पाठ में जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था वो सभी पढ़ लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बचा हुआ इसका भाग है उसको देखने के लिए, उसको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट को हम लेकर